कॉन्सेप्ट से हम समझाते हैं कि कैसे किसी कंडक्टर में जो बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसमें करंट आ जाता है ना, तो वो चीज अपन देख चुके थे। चलिए तो अपन आगे स्टार्ट करते। ईएमआई चैप्टर अपना जो चल रहा है इसमें अब बचा है एल मतलब इंडक्टर, और इंडक्टर से रिलेटेड सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो उन चीजों को कंप्लीट करते हैं अपन। तो नेक्स्ट चीज आप लिख सकते हैं इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली इंडक्टर जो हम सर्किट एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, इट इज रिलेटेड विथ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किसी भी सर्किट में आप अगर देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर और रेजिस्टर का सर्किट है जिसको मैं ना t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन करने वाला हूँ। यहाँ कैपेसिटर नहीं भी होता तो भी इस सर्किट के अंदर जब मैं t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन करूंगा, तो स्विच ऑन करने से पहले, स्विच ऑन करने के पहले इसमें कोई करंट था क्या? स्विच ऑन करने के पहले बताइए, सर्किट स्विच ऑन के पहले कोई करंट नहीं था, ऑफकोर्स है ना, नहीं था। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो करंट आएगा, ऐसा सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट आने वाला है। ठीक है, अच्छा ये जो करंट आने वाला है, इस करंट की वजह से देखिए इस वायर में ऐसा करंट आने वाला है, तो यहाँ अगर सेंटर पे देखेंगे तो इसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी वजह से भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी वजह से भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ के करंट से भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अगर आप प्रॉपरली देखें तो इस लूप के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। जब हम सर्किट स्विच ऑन करेंगे तो इस लूप में क्या आने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है। ये आ रहा है क्या समझ में? यस सर। है ना। अच्छा इसमें पहले करंट नहीं था तो पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जब स्विच ऑन करा तो करंट आया जिससे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके एरिया से कुछ फ्लक्स है, इस एरिया से कुछ फ्लक्स है, जो भी एरिया है बोलो, सम फ्लक्स। कौन सा वाला? मैग्नेटिक वाला। इट्स गोइंग टू बी लिंक्ड with loop as current is set up in it. Now, इस लूप में जैसे ही करंट सेटअप कर रहा हूं मैं, मुझे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, तो इसमें कुछ फ्लक्स आने वाला है। अगर इसमें कुछ फ्लक्स आने वाला है जो पहले तो नहीं था, तो इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ तो फैराडे लॉ से यहाँ पे ईएमएफ भी डेवलप होना चाहिए। आपने जब लूप को सर्किट में स्विच ऑन करा तो सर्किट स्विच ऑन करने से पहले कोई करंट नहीं था, तो पहले कोई फ्लक्स नहीं था, और जब करंट आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब फ्लक्स भी आ रहा है। तो सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो चेंज होगा तो फैराडे ने बताया था कि ईएमएफ डेवलप होता है। सही बात है क्या? है ना, यस फैराडे ने बताया। तो फैराडे ने बताया था ईएमएफ डेवलप होता है, मतलब इस लूप में भी ईएमएफ डेवलप होगा। ये लूप अपने ही करंट की वजह से अपने में ही इंड्यूस ईएमएफ फील करेगा। खुद के ही करंट की वजह से खुद में ही फ्लक्स लिंक हो गया, और उसकी वजह से खुद में ही इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, बिकॉज खुद का फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सबसे पहली चीज, जो खुद में फ्लक्स लिंक हुआ है वो खुद के ही करंट की वजह से हुआ है, लूप के करंट से लूप के अंदर फ्लक्स आया है। बस यही जो प्रॉपर्टी होती है इसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो तो करंट पे डिपेंड करेगी, करंट के प्रोपोर्शनल होती है किसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही इस एरिया से फ्लक्स भी आएगा। तो फ्लक्स करंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए, फ्लक्स डिपेंडेंट होना चाहिए करंट पे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड पर फ्लक्स डिपेंड करता है, और करंट मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करेगी। तो इन टर्म में बोल सकता हूँ कि खुद का फ्लक्स खुद के करंट पे डिपेंड करना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी आ रही है किसी सर्किट के अंदर कि अपने में ही मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है अपनी करंट से, बस इसी को बोलते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर खुद के जो फ्लक्स है हम अगर कैलकुलेट करें तो कुछ एक कांस्टेंट इनटू आई जैसा आता है, मतलब सर्किट पे डिपेंडेंट एक कांस्टेंट आता है जो एरिया वगैरह डायमेंशंस वगैरह इन सब पे डिपेंडेंट होता है, ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट होता है। ये जो कांस्टेंट है ये इनटू करंट इक्वल टू फ्लक्स जैसा हमको दिखता है। तो ये जो कांस्टेंट आता है इसे कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वो हो जाता है फ्लक्स जो खुद में डेवलप हो रहा है डिवाइड बाय जो खुद का ही करंट था।
जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये हमें बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कि क्या क्या अमाउंट का फ्लक्स इसमें लिंक हो रहा है खुद की करंट से। तो ये जो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी, इसे मेजर करने के एक तरीका हो गया हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। अच्छा, अपने ही फ्लक्स चेंज होने से करंट अपने में ईएमएफ भी आ रहा था। ईएमएफ जो सेल्फ इंडक्शन से आएगा, या इसको सेल्फ ईएमएफ बोल दूं मैं, वो अपन ने फैराडेज लॉ से पढ़ा है, माइनस d∅dt लिखते हैं हम। और जो फ्लक्स है उसको अभी अपन ने देखा L इंटू आई लिखना है हमको। तो अगर इस तरह से लिखो तो L कॉमन लेके, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी समय के साथ बदल रहा है, इसको बाहर ले लिया, अंदर आ गया था d∅dt। तो ये आ जाता है खुद में जो डेवलप होने वाला ईएमएफ रहता है। जब सर्किट में करंट शुरू में जीरो था, और जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो करंट आ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा था। तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये ईएमएफ डेफिनेटली लेंथ लॉ से उसे अपोज करने की कोशिश करेगा। तो उस समय जब शुरू में ये ईएमएफ जब आता है, इसे कहा जाता है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बैक ईएमएफ बोलते हैं? क्योंकि करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये उसे उल्टा अपोज कर रहा है, तो एक उल्टा ईएमएफ बन रहा है सर्किट के अंदर, इसलिए बैक ईएमएफ बोलते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। चलिए, तो मैंने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। अच्छा, ये जो एल डेवलप हुआ, एल आया हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसे। इसे कई बार सिंपली अपन इंडक्शन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं, या सिर्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं। लूज वर्ड में कभी कभी हम तो सिर्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं कि सर्किट का इंडक्टेंस क्या है ना, इसको अपन इंडक्टेंस भी बोल देते हैं कई बार एल को। अच्छा, ये एल जो था वो फ्लक्स अपॉन आई था। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट याद करो, वेबर बताया था। करंट एम्पियर में होता है, तो इसका यूनिट एल का वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। 1 वेबर पर एम्पियर को हम एक साइंटिस्ट के नाम हेनरी के हिसाब से हम बोल देते हैं 1 हेनरी। 1 वेबर पर एम्पियर को 1 हेनरी। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाता है 1 हेनरी। और इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, आपको तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन मैंने निकलवाया था। करंट का डायमेंशन आपको पता है कि वो ए होता है सिर्फ, तो आप इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ डायमेंशन कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये सब आ रहा है। अपने ही अंदर करंट आने से खुद के ही अंदर फ्लक्स आ जाना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और खुद का ही करंट अगर बदल रहा हो तो खुद में ईएमएफ आता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या इंडक्शन, अपना ही इंडक्शन। चलिए, तो आई होप ये सब क्लियर है। अब किसी भी सर्किट में देखो ये प्रॉपर्टी तो होगी होगी। हर सर्किट के अंदर करंट आएगा तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लिंक होगा ही होगा, अगर उसके वायर्स में करंट है तो हर सर्किट में प्रॉपर्टी होती है ये, मतलब हर सर्किट का एक एल होगा। ये एल हमने आज तक कभी किसी सर्किट में दिखाया नहीं था। अब हम इस एल को, सर्किट के जो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है, इसको भी सर्किट में शो कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ में आ गया ऐसी प्रॉपर्टी होती है। फिर कभी कभी हमें प्रॉपर्टी, हम चाहते कि ज्यादा हो, हम चाहते हैं कि सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी हो सर्किट में, कुछ जगह पे हमको रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो हम सेल्फ इंडक्शन बढ़ाते भी सर्किट का। कैसे? उसमें कोई ऐसा एलिमेंट लगा दो जिसका सेल्फ इंडक्शन ज्यादा हो, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ज्यादा हो, कोई ऐसा एलिमेंट लगा दो बीच में, जिससे कि सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाए। तो सर्किट्स में हम सेल्फ इंडक्शन का एलिमेंट भी दिखा सकते हैं। उस एलिमेंट को अपन नाम देते हैं इंडक्टर। जो मैंने हेडिंग लिखी थी ना, इंडक्टर, ये क्या होता है? ये सर्किट एलिमेंट है। दिस इज सर्किट एलिमेंट। जैसे रेजिस्टेंस एक सर्किट एलिमेंट है, सर्किट में लगाने वाली एक चीज है रेजिस्टेंस, सर्किट में लगाने वाली एक चीज होती है कैपेसिटर, एक सर्किट में लगाने वाली चीज होती है बैटरी। ऐसे सर्किट में हम इंडक्टर भी लगा सकते हैं। और इंडक्टर क्या होता है? इसमें सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टर हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, या पूरे सर्किट के अंदर जो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है उसको एक एलिमेंट जैसा दिखा सकते हैं अपन, इंडक्टर बना के। कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है इंडक्टर को? तो हम ऐसा एक है ना, वो स्प्रिंग जैसा ऐसा लूप जैसे बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है इंडक्टर को। दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर। सर्किट में हमेशा सिंबल से दिखाते हैं इंडक्टर। रेजिस्टेंस में साथ में आप रेजिस्टेंस लिखते हो ना उसका कि कितना है, वैसे इंडक्टर में उसका सेल्फ इंडक्शन कितना है, एल कितना है, वो लिख दिया जाता है। ठीक है, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्शन कितना है वो लिख देते हैं अपन। तो इस इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है?
कि इसके सेल्फ इंडक्शन से इसमें फ्लक्स लिंक होता है। कितना लिंक होगा? L इंटू जो भी यहाँ करंट फ्लो होने वाला है। जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR, वैसे हम इंडक्टर के लिए लिख सकते हैं कि उसमें अगर करंट I है तो उसके अंदर फ्लक्स जो लिंक होगा वो हो जाएगा L इंटू I, है ना। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। अब कोई अगर करंट बदलवा रहा हो, चेंज करा रहा हो, तो फेराडे लॉ से अपन लिख सकते हैं कि इसमें ईएमएफ आएगा। तो इसमें आता है ईएमएफ कब? जब ये करंट बदल रहा हो। तो हम यहाँ आगे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करके माइनस एल डी बाई dt। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बताता था यहाँ पर ईएमएफ में? माइनस साइन क्या बताता है यहाँ पर ईएमएफ में? ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या आएगी? बता सकते हो क्या? मान लो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ ईएमएफ की डायरेक्शन क्या आएगी? उसे डिक्रीज करने वाली डायरेक्शन तो से। क्या होगी डिक्रीज वाली डायरेक्शन? क्या होगी? करंट की डायरेक्शन में सर। करंट की उल्टी डायरेक्शन में, यस सर। है ना। अगर करंट बढ़ रहा है, इफ डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन 0, करंट बढ़ रहा है, तो इंडक्टर का जो ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी करंट के अपोजिट। करंट अगर इधर की तरफ जा रहा था तो इंडक्टर में उल्टा ईएमएफ आता है। ये ईएमएफ ऐसा दिखाएंगे। बैटरी देखो करंट से उल्टी दिखाई है, और ऑफकोर्स फिर डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? फिर क्या बनाओगे? करंट कम होने की कोशिश हो रही थी, तो अब की बार बैटरी को करंट की डायरेक्शन में दिखाना, बैटरी को करंट की डायरेक्शन में दिखाना, ऐसा। ठीक है। आपको ये मान के चलना क्वेश्चन में कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। हमेशा अपनी जो स्टैंडर्ड चीज होती है वो अपन चीजों को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो डी आई बाई डी टी अगर पॉजिटिव है तो करंट से उल्टा ईएमएफ दिखाते हैं। तो आप ऐसा याद रखो कि हमेशा करंट से उल्टा दिखाना है आपको ईएमएफ, ये मान के कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक बैटरी का ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको इंडक्टर का ईएमएफ दिखाना है तो हमेशा कैसे दिखाएंगे? करंट के अपोजिट दिखाएंगे। समझ में आई बात? यस। चलो हम Yes, हमेशा sir. मान के चलते हैं कि करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक वो सब हो जाता है एडजस्ट फिर। ठीक है। तो नाउ व्हाट इज एन इंडक्टर? इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट। इसको सर्किट में लगा सकते हैं अपन, और सर्किट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती ही है, हमने अभी पढ़ा, ये सेल्फ इंडक्शन होता है सर्किट में। इसकी वजह से क्या होता है सर्किट में, जो करंट बदलता है तो एक ईएमएफ भी डेवलप होता है। अब ये इंडक्टर का इंडक्टेंस एल कितना होगा, ये जरा सोचते हैं अपन। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्शन कितना होगा? इंडक्टर कैसे बनाई जाती है? इंडक्टर नॉर्मली एक वायर का लूप होता है। बेसिकली ये जो फ्लक्स लिंकेज की प्रॉपर्टी है वो लूप्स में होती है, तो इंडक्टर जस्ट अ वायर लूप है ना। तो इंडक्टर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम सिंपली एक वायर लूप भी ले सकते हैं। तो इंडक्टर का अलग अलग केस देख रहा हूँ। तो पहला केस देख रहे हैं अपन, और सेल्फ इंडक्शन ऑफ लूप निकाल रहे हैं। मान लीजिए सर्कुलर लूप का, सर्कुलर लूप है हमारे पास, उसका सेल्फ इंडक्शन क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो मेरे पास देखो ऐसा एक बहुत सारे टर्न्स का लूप है, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों एंड्स अपने निकाल लिए बाहर, और इसमें करंट वरंट फ्लो करा दिया। तो अब मुझे बताना है कि इसका सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। मतलब मैंने एक वायर लिया और उसके बहुत सारे ऐसे ऐसे लूप्स बना दिए, तो उसका सेल्फ इंडक्शन कितना होगा हम निकालना चाह रहे हैं। तो आप बताओ, जब मैंने इस तरह से वायर का एक लूप बनाया, मान लीजिए इसकी रेडियस r है, इसमें जब करंट फ्लो कराऊंगा तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? बताओ जल्दी। लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वेरी गुड। आपको सेंटर के अलावा कहीं फील्ड लिखता है कि लूप के प्लेन में आप इस लूप के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे फील्ड लिख सकते हो क्या? आपको आता है क्या इसका फॉर्मूला? एक्सिस पे। एक्सिस पे नहीं, लूप के अंदर ही, लूप के प्लेन पे ही, लूप के प्लेन में ही सेंटर के अलावा कहीं पे, लूप के एरिया में कहीं पर भी। बताओ हाँ या ना। नो सर। नहीं आता। तो किसी को नहीं आता एक्चुअली, आपको नहीं, किसी को नहीं आता। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ना सेंटर पे जो फील्ड है वही पूरे एरिया पे है। और एक्चुअली इसमें कोई बहुत ज्यादा गलती भी नहीं हो रही है।
क्योंकि सेंटर से थोड़ा इधर जाएंगे तो हमें लग रहा है इंट्यूशन से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और फिर एकदम वायर के पास जाएंगे तो फिर बढ़ेगी। तो हमें लगना चाहिए कांस्टेंट जैसी, सिमेट्री से हमें लगना चाहिए कांस्टेंट जैसे फील्ड। तो ये कोई बहुत गलत भी नहीं मान रहा हूं मैं, हम यहाँ मानते हैं लेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड या बी इन प्लेन ऑफ लूप। मैंने मान लिया कि लूप के प्लेन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वही है जो उसके सेंटर पे है। ठीक है, क्या मैंने माना है, ये अजम्पशन समझ में आया क्या आपको? यस सर। है ना? तो अब लूप के पूरे प्लेन पे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड सेम मान ली, ये लूप के पूरे प्लेन में सेम मान ली, तो कितनी फील्ड थी वो सेंटर वाली, वो लिख देते हैं अपन। वो ऐसी म्यू नॉट लूप का करंट अपॉन 2 टाइम रेडियस होती है, पर यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स है ना, मान लो इसके अंदर n टर्न्स है, तो यहाँ पे इंटू n भी करना पड़ेगा मुझे, n टर्न्स है तो यस हर सर। लूप की एक एक फील्ड ये आएगी तो n टाइम बनाना पड़ेगा। अच्छा ये आ गए फिर, अब बताओ लूप के एक टर्न से फ्लक्स कितना है, फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ लूप, बताइए लूप के किसी भी टर्न से फ्लक्स कितना है, बोलो। B into pi r square। हाँ तो म्यू नॉट आई n बाय 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक टर्न का फ्लक्स हो गया। अच्छा बताओ हर टर्न में फ्लक्स लिंक है ना, हर टर्न में ईएमएफ आएगा ना, लूप में जितने भी टर्न है सभी में तो ईएमएफ आएगा ना। यस सर। तो कोई लूप में पूरा ईएमएफ पूछेगा तो सभी के ईएमएफ को जोड़ना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि हर लूप में जो ईएमएफ आने वाला है वो तो एक ही डायरेक्शन में आने वाला है, सब में करंट या बढ़ेगा या कम होगा, तो सबका ईएमएफ एक साथ जुड़ना चाहिए, तो इसलिए मुझे फ्लक्स भी सबका लेना चाहिए जब ईएमएफ जुड़ रहा है। तो फ्लक्स टोटल जब पूछा जाएगा तो आप करेंगे नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स ऑफ ईच टर्न। जब भी आपके पास बहुत सारे लूप्स हो तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जो फ्लक्स है वो सबसे कितना एसोसिएटेड है वो निकालना चाहिए, एक फ्लक्स एक टर्न से कितना फ्लक्स है इनटू नंबर ऑफ टर्न, ऐसा करना चाहिए। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स इस लूप से रिलेट हो रहा है, इस पूरे सर्किट से रिलेट हो रहा है, इसके अंदर यहाँ n मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो रिलेशन आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट n स्क्वायर आई, एक r स्क्वायर से नीचे एक r कट गया है, नीचे 2 बचेगा, है ना, ये n को मैंने यहाँ पे n मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर कर लिया है, ये पूरा टर्म लिखा है, और वो करंट को पीछे ले जाके लिख दिया मैंने, तो टोटल फ्लक्स जो लूप से रिलेट हो रहा है वो लिख दिया। अरे ध्यान से देखो टोटल फ्लक्स तो कुछ आ गया ना, कांस्टेंट इनटू करंट जैसा, टोटल फ्लक्स एक कांस्टेंट इनटू करंट जैसा आ गया ना, देखो है यस ना। सर। तो हमें क्या समझ में आ गया यहाँ पे, टोटल फ्लक्स एक कांस्टेंट इनटू करंट, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंडक्टेंस सर। बिल्कुल सही, उस लूप का सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट मिल गया हमें, वो आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाय 2, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाय 2। किस किस चीज पे डिपेंड हो रहा है ये L किस किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पे सर। नंबर ऑफ Radius टर्न्स पे पर डिपेंड होता है, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे क्या किस किस चीज पे डिपेंड होता है, L डिपेंड्स ऑन, पहली चीज नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस ऑफ, रेडियस आ गई, मतलब डायमेंशंस बोल सकते हो उसको, मीडियम सर। वेरी गुड, मीडियम, यस है ना, और शेप, शेप पे भी डिपेंडेंट होता है ये। भाई अभी अपन ने सर्कुलर लूप का निकाला है ना, तो सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो हर किसी केस में थोड़ी सेम आती है, बाकी केस में अलग आएगी, शेप पे डिपेंड करेगा। अभी अपन स्क्वायर लूप को भी निकाल लेते हैं तो आपको दिख जाएगा शेप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे एल इन चीजों पे डिपेंड करता है, किसी सर्किट के अंदर कितने टर्न्स है, उसकी डायमेंशन क्या है, मतलब बड़ा है कि छोटा है, साइज मतलब मीडियम अंदर एयर है कि अंदर फ्री स्पेस है कि अंदर कोई आपने सॉफ्ट आयरन मटेरियल डाल दिया है, शेप सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर लूप है कि ट्रायंगुलर है, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। चलो क्या ये क्लियर हुआ, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लूप? यस ओके सर हाँ हमने बोलिए। पहले n का मल्टीप्लाई कर दिया था ना, n नंबर ऑफ टर्न्स, फिर वापस से n का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया हमने? चलो इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था यहाँ पर, मैंने ये n का मल्टीप्लाई क्यों करा था बताओ। सर
एन नंबर ऑफ टर्न्स के कारण कितने मैग्नेटिक नहीं, फील्ड हो रही ये है? नहीं। हाँ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए करा था, पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए। ठीक यस है, सर। एक लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब तुमने बहुत सारे लूप रख दिए यहाँ पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होगी ना, एक की फील्ड इंटू एन। यस सर। ठीक है, अब बताओ किसी भी एक टर्न से फ्लक्स कितना लिंक होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया सर। और मैग्नेटिक फील्ड सब पूरी लेना चाहिए ना, जो भी नेट फील्ड हो। यस सर। ठीक है, अब ये अपन ने ले लिया, अब ये एक टर्न से फ्लक्स है, बताओ बहुत सारे टर्न से तो सबके अंदर ईएमएफ आएगा कि नहीं? यस सर। और हर टर्न से सेम ही फ्लक्स लिंक है ना, यस सर। तो मुझे टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना चाहिए? एन से मल्टीप्लाई, यस सर, नंबर करना ऑफ चाहिए, टर्न्स। हाँ डबल होना ही चाहिए वो। ठीक है, तो ये अपन ने सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्शन निकाला था, फटाफट नोट कर लो। मैं इधर का शुरू का हिस्सा हटा दूं क्या? यस सर। ओके, तो सेल्फ इंडक्शन अब हमने सर्कुलर लूप का निकाला ना, अब किसी और केस का निकालते हैं। चलो स्क्वायर लूप का निकालते हैं। इसे मान लीजिए एन टर्न से साइड लेंथ ए मान लो, और करंट आई जा रहा था, ऐसा मान लेते हैं। और इसमें भी वही लॉजिक लगाना कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है वही पूरे प्लेन में है। तो इसका फटाफट आप ही निकाल के बता दो यार, पहले बताओ अंदर बी कितनी आएगी सेंटर पे? सेंटर पे बी कितनी आएगी? म्यू नॉट आई पाई पाई आर पाई ए। म्यू नॉट, फिर से बोलो। चलो आप निकालो, सेंटर पे पहले फील्ड निकालो। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं अपन। एक स्क्वायर लूप है, उसमें करंट है, तो किसी भी एक साइड से पहले सेंटर पे फील्ड लिखते चलो। किसी भी एक साइड का सेंटर से डिस्टेंस होगी a/2, और उस साइड से सेंटर पे जो एंगल बन रहे होंगे वो π/2 बनेंगे। तो शायद आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट इन द वायर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर दोनों कॉर्नर के एंगल का साइन, तो साइन π/4 प्लस साइन π/4 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 आ जाएगा। यस सर। एक साइड की वजह से फील्ड आएगी, स्क्वायर लूप में 4 साइड होती, तो 4 से मल्टीप्लाई करा, तो एक लूप की फील्ड सेंटर पे है। अब मेरे पास कितने टर्न है n, तो इंटू n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। आया क्या समझ में? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देना। फिर फील्ड आ गई सेंटर पे, फिर वही सारी कहानी यार, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न इंटू एक टर्न का फ्लक्स, और एक टर्न का फ्लक्स होगा फील्ड इंटू एरिया। एरिया हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा, और इंटू ये फील्ड कर देना। तो फील्ड का एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। 4 से 4 गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2√2 म्यू नॉट ये n इंटू आई अपॉन 4, ये 4 गया था, ये पाए बचा हुआ है, a बचा हुआ है, ये आ गया b इंटू ए स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न। अब इसमें से i हटा के बाकी l दिख रहा है, तो l आ गया 2√2 म्यू नॉट n स्क्वायर a स्क्वायर, तो नीचे एक a था तो एक काट देता हूँ मैं यहाँ पे, नीचे पाया जाएगा। देखो क्या आया, समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे। यस सर। तो वर्षा को तो आ गया, देवेश को भी आ गया, बाकी बच्चे? यस सर। विकास आपको आया? विकास, यस, ओके।
सर हाँ बोलिए। सर ये मैग्नेटिक फील्ड में A/2 क्यों लिखा है? सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी इस वायर की? यस सर हाँ, किसी स्ट्रेट वायर की फील्ड कैसे लिखते हैं, याद है ना? म्यू नॉट बाय 4 पाई यस सर करंट बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दोनों कॉर्नर के एंगल का साइन, शायद ऐसा याद हो। यस सर बस वही लगाया मैंने। यस चलो, तो थैंक यू स्क्वायर सर। लूप का भी अपन ने सेल्फ इंडक्शन निकाल लिया। अब इससे देखकर भी आप समझ सकते हो, देखो कि ये भी n स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंडेंट होता है। ये भी a मतलब डायमेंशन पे डिपेंडेंट है। अब देखो शेप अलग हो गया तो नीचे फैक्टर अलग आ गया। पहले देखो वहां पे π/2 का फैक्टर था, अब यहाँ पर आ रहा है 2√2/π, तो शेप की वजह से फैक्टर अलग हो गया। मीडियम तो है, यहाँ पे म्यू नॉट है, मतलब मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो जो अपन ने प्रॉपर्टीज दिखी थी ना किन पे डिपेंड होना चाहिए, वो सारी दिख रही है हमको। तो स्क्वायर लूप के भी अपन ने सेल्फ इंडक्शन निकाल दिया। ऐसे आप है ना स्क्वायर के बाद ट्राइंगल का भी निकाल सकते हो, ट्राइंगुलर लूप हो तो, है ना, तो आप उसकी भी इसी तरीके से कर सकते हो। चलिए, तो वो तो आप करना। अब मैं आपको है ना एक सोलोनॉइड की सेल्फ इंडक्शन निकलवा देता हूँ। सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलोनॉइड, वो काम की चीज है। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलोनॉइड, सोलोनॉइड, सोलोनॉइड क्या होती है? तो इस तरह का सोलोनॉइड होती है हमारे पास में, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं पर वो लेंथ में स्प्रेड होते हैं। सोलोनॉइड में याद करिए, जब उसमें करंट फ्लो होता है, मान लीजिए आई करंट हो रहा है, तो उसके सेंटर पे जो फील्ड आती है उसको अपन मान लेते हैं म्यू नॉट एन आई, अगर एन के नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इसके हर टर्न से फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इन ईच टर्न, बोलो जल्दी। रेडियस रेडियस मान लो, सोलोनॉइड आर है रेडियस, बोलो एक टर्न से फ्लक्स कितना होगा? यूनिट NI इंटू फील्ड इंटू एरिया करो ना, पाई आर टाइम क्यों लग स्क्वायर। रहा है? हाँ, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, कितने टर्न हो गए इसके अंदर? एंड हाँ, n टर्न सर, n एन से हो, मल्टीप्लाई। एन होंगे, ये सही लिखा है मैंने? सर ये L होता है। हाँ, ये n बाय एल होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। यस सर। सॉरी, तो सॉरी, नंबर ऑफ टर्न जो होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। यूनिट की लेंथ अगर एल है तो तो पर यूनिट लेंथ है तो डिवाइड में आएगा ना फिर से बोलो। सर? पर यूनिट लेंथ है ना, तो n/l आएगा ना? मैंने क्या लिखा है? यस सर, गॉट इट सर। हाँ, मैं नंबर ऑफ टर्न लिख रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ थोड़ी लिख रहा हूँ। यस तो मैं सर। नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऐसा करूंगा। ठीक है, चलो। तो अब टोटल फ्लक्स जो इससे अब लिंक होने वाला है, टोटल होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न इनटू एक टर्न का फ्लक्स। तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू 0 n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई आ रहा है, तो ये दिख रहा है साफ साफ सेल्फ इंडक्शन कितना है। ये ऐसा लग रहा है जैसे वॉल्यूम है सोलोनॉइड का, पाई आर स्क्वायर एल, ऐसा लग रहा है जैसा वॉल्यूम है। तो ये ऐसा लिखा हुआ है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सोलोनॉइड का भी सेल्फ इंडक्शन वगैरह निकाल लिया अपन ने। अब सेल्फ इंडक्शन हमें पता चल गया कि किस केस का कितना होता है। तो अब सेल्फ इंडक्शन को एक सर्किट में एलिमेंट जैसा दिखा देते हैं अपन, उस सर्किट पे आ जाते हैं अपन। सर तो अभी थोड़ी देर ब्लर पहले अपन ने पढ़ा था। हाँ, ब्लर हो गया है सर। बच्चों ब्लड दिख रहा है क्या? नो, सभी बच्चे बोल रहे हैं नो। ठीक है, जब भी ब्लर वगैरह हो ना तो एक बार बंद करके चालू कर लिया करो, मतलब जूम पूरा बंद मत करो, वीडियो ऑफ ऑन कर लो, कुछ ट्राई करा करो तो उससे हो जाता है सही। आगे, तो अपन ने अलग अलग केस का सेल्फ इंडक्शन वगैरह निकाला, सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझा। अब इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट समझते हैं।
थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया ही था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको यूज करके क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक इंडक्टर है, मान लो उसका इंडक्टेंस है 2 हेनरी, इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पेयर का, आई इक्वल टू 1 एम्पेयर जा रहा है, और मैंने di/dt दे दिया आपको +5। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो बताओ ए और बी का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? बताओ ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, बताओ। क्वेश्चन दिया, आंसर देना है। ए और बी का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? चलिए मैं बताता हूँ। di/dt पॉजिटिव है, di/dt पॉजिटिव है। जब करंट बढ़ता है तो इंडक्टर में करंट के अपोजिट ईएमएफ आता है। कितना ईएमएफ आता है? L इंटू di/dt। 10 का आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा। तो ए से बी अगर कोई गया, VAB का मतलब क्या होता है? बी से ए जाना। तो बी से ए कोई गया तो उसे दिखेगा +10, +10 आना चाहिए आंसर। विकास समझ में आया आपको? तो बी से ए जाएगा तो +10 आना चाहिए, बी से ए में होना चाहिए +10। यस, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन। ये सर्किट है, इसके अंदर एक नीचे रेजिस्टेंस दिखाया है मैंने, ऊपर मैंने एक इंडक्टर दिखाया है। इंडक्टेंस मान लीजिए 1 हेनरी है, रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम है, और बैटरी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और अभी सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पेयर है। सर्किट में अभी करंट 1 एम्पेयर है। एट द इंस्टेंट शोन करंट इज 1 एम्पेयर। मैंने पूछ लिया व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट। सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है? सर्किट में करंट किस रेट से चेंज हो रहा है, बताइए। चलिए आंसर भी आ रहा है मेरे पास, मैं भी सॉल्व करता हूं। अगर हम किरचॉफ लॉ लगा दे, किरचॉफ लॉ लगा दे, यहां से यहां गए, बैटरी को क्रॉस करा, +5, इंडक्टर में गए, इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे, मान लो करंट बढ़ रहा था, मान लो करंट बढ़ रहा है, तो करंट से उल्टा आता है ईएमएफ। ये देखो ऊपर बनाया था अपन ने, जब करंट बढ़ता है तो करंट से उल्टा ईएमएफ आता है, तो इधर ईएमएफ आएगा, मतलब मैं उधर जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना? L इंटू di/dt। इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना? -L di/dt। फिर रजिस्टर में गए, रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR। सर्किट कंप्लीट हो गया। बस देखो di/dt मिल गया, किरचॉफ लॉ लगाते से di/dt मिल गया। ऑलराइट, याद रखना जब भी इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में जाओ तो ये मान के चलो कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में -L di/dt। ठीक है, आया नहीं आया? यस। यस सर। चलो तो अब हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके, सब बोल रहे क्लियर है। चलिए, तो अब ऐसे सर्किट वाले क्वेश्चन देख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा इंडक्टर के अक्रॉस सीधा सीधा बैटरी लगा दी मैंने, तो यहाँ रेजिस्टेंस लगाया था। मान लो एक इंडक्टर है L इंडक्टेंस की, उसके अक्रॉस मैंने ना ईएमएफ का सेल लगा दिया सीधा सीधा।
सर्किट को टी तो क्या होगा बताओ, इसमें करंट निकाल सकते हो क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? इंडक्टर में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस सर। बताओ। इंडक्टर में करंट बताना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी जस्ट बताया मैंने कि किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, तो किरचॉफ लॉ लगा लो यहाँ पे। बैटरी में गए, यहाँ से यहाँ गए तो प्लस ई। इंडक्टर में मान लेते करंट ऐसे आने वाला है, बैटरी सी ओरिएंटेशन ऐसी होने वाला है करंट का, तो इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में अभी अपन ने पढ़ा था माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। फिर दो ही चीजें तो जीरो कर देना। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये एल डी आई बाई डी टी को उधर ले जाओ तो आपको मिल रहा है एल डी आई इक्वल टू ई, या डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई बाय, तो देखो डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट आ गया, ये डी टी वहां ले जाओ, डी आई हो रहा है ई बाय डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं ना। t बराबर 0 पे हमें पता है कि करंट कुछ भी नहीं था, किसी टाइम पे करंट आई मान लेते, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, लिमिट लगा दो, उधर ई बाय एल तो कांस्टेंट है, बाहर लो इंटीग्रेशन डी टी टी हो जाएगा। ये आ गया आंसर, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन यहाँ? यस सर। मैंने सर ये किरचॉफ लॉ लगाया, तो किरचॉफ लॉ लगा के मुझे ना एक इक्वेशन मिल गई डी आई बाई डी टी की, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व कर के मैंने करंट निकाल दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो किसी का है तो बताओ कुछ। चलो कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। और ये मैंने दो तीन क्वेश्चन जो बताया ना, तो मैंने आपको बताया कि कैसे सर्किट में हम इस एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, इंडक्टर को सर्किट में लगा के कैसे कंसिडर करेंगे। अच्छा, सर्किट में कभी कभी है ना दो दो इंडक्टर तीन तीन इंडक्टर दिखती है अपन को, उनके कॉम्बिनेशन भी करना पड़ते हैं हमें कई बार, तो कॉम्बिनेशन भी सीख लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दो इंडक्टर है, वो इस तरह से जुड़ी हुई है, तो इन्हें कहा जाता है वो सीरीज में है। ये इंडक्टर L1 है, ये इंडक्टर L2 है। ध्यान से समझते जाइएगा, सीरीज मतलब करंट सेम होता है ना, अपन ने रेजिस्टेंस में पढ़ा है ना सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट अगर सीरीज में तो उनमें, बोलो सही है यस क्या? सर। यस सर। यस है ना? सर। अब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ये बीच वाला पॉइंट मान लेते बी है, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो ए से लेके सी तक का होगा उसको बोल सकता हूँ ना पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए टू बी प्लस पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बी टू सी, है ना? अब ए से बी का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इस इंडक्टर में करंट आई था, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, करंट के डायरेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप, अपन बी ए लिख रहे हैं, बी ए मतलब बी से ए आना, तो हो जाएगा L1 डी आर बाई डी टी। ऐसे BC लिखते हैं मतलब C से A B आना, तो हो जाएगा L2 डी आई बाई डी टी। अपने पढ़ा ना इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप L डी आई बाई डी टी होता है, तो ये मैंने ऐड करके लिख दिया। अच्छा, इन दो के बदले एक अकेली इंडक्टर होती है AC के बीच में, एक अकेली इंडक्टर होती मान लो L इक्विवेलेंट की, उसमें सेम करंट होता I, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखते हैं, L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। देखो डी आई बाई डी टी तो सब में सेम है, हमें समझ में आ रहा है L इक्विवेलेंट शुड बी L1 प्लस L2, दिख रहा है क्या? यस क्या करा सर। मैंने, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। अब दो इंडक्टर बदले अकेली लगा दी, तो उस अकेली के लिए यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ये लिखूंगा मैं, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ये लिखूंगा, तो इसको लिखते से मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसे ही हो रहा है जैसा रेजिस्टेंस का हो रहा है, ठीक है? चलो, आया कि नहीं देखो अच्छे से बताओ, मुझे कुछ समस्या है तो बताओ।
बच्चे बोल रहे यस वेरी गुड। तो अब है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम दिखना चाहिए। मान लो L1 और L2 दो इंडक्टर है और दोनों का ओके, एम ऑडिबल? Yes, sir. क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। एम ऑडिबल? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये हमने देखा कि अब सीरीज देख लिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ गया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि इंडक्टर्स ऐसी जुड़ी है कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो। तो दोनों इंडक्टर के इधर के टर्मिनल को जोड़ दिया, उधर के टर्मिनल को जोड़ दिया, है ना। अब देखो क्या इस सर्किट में दोनों में सेम करंट जाएगा? नॉट नेसेसरी। जो यहाँ से करंट आ रहा है अब वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ऊपर मान लो I1 गया, नीचे मान लो I2 गया, तो I इक्वल टू I1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा इन दोनों में, सही है ना। Yes, sir. तो पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होना चाहिए। मैं यहाँ से आकर पोटेंशियल ड्रॉप अगर V कहूँ, मैं यहाँ से आकर पोटेंशियल ड्रॉप अगर V कहूँ, तो पहले इंडक्टर के लिए लिखूंगा मैं अगर V को, तो लिखूंगा L1 into d I1 by dt, दूसरी को लिखूंगा L2 into d I2 by dt। और अगर इन दो के बदले एक अकेली इंडक्टर होती तो मैं लिखता उसको L इक्विवेलेंट into di by dt। अकेली इंडक्टर होती तो उसमें तो करंट आई जाता ना, इन दो के बदले एक अगर सिंगल इंडक्टर होती तो उसमें तो वही पूरा करंट जा रहा होता ना आई। तो अकेले इंडक्टर के लिए मैंने क्या लिख दिया, L इक्विवेलेंट into di by dt। दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। इक्वल टू I1 प्लस I2, डिफरेंशिएट करो इसे, तो di by dt इक्वल टू di1 by dt प्लस di2 by dt। di by dt देखो, di by dt को कह सकता हूँ v by L इक्वल, v by L इक्वल, di1 by dt is v by L1, तो ये v by L2, v कैंसिल, 1 upon L इक्वल इक्वल टू 1 by L1 प्लस 1 by L2। ये आ गया जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होने पे आता है। आया? सही में आ गया ना, देखो। Yes, sir. तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडक्टर समझा अपन ने। सीरीज में इंडक्टर बिल्कुल वैसी ऐड हो रही है जैसे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, पैरेलल में भी वैसे ऐड हो रही है जैसे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो अब आप अगली बार से ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। सर इंडक्टर में भी वैसे ही रहेगा कि क्या? जिसका पैरेलल में जो करंट का डिवीजन है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, पैरेलल में करंट का डिवीजन कैसे रहेगा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो ये दो इक्वेशन देखो जरा, dt dt काटो तो क्या आ जाएगा, L1 di1 इक्वल टू L2 di2। मान लो Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर लो। अब शुरू में करंट क्या है उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। शुरू में अगर दोनों का ही करंट 0 था और बाद में I1 I2 हुआ है अगर, तो इक्वेशन आएगी मेरे पास L1 I1 इक्वल टू L2 I2। और शुरू में एक में करंट था एक में नहीं था तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी, है ना। तो शुरू की कंडीशन ध्यान से समझ के फिर लगानी है, ठीक है। तो ये आ रहा है ना L1 di1 इक्वल टू L2 di2, ये इससे आप कर सकते हो। Yes, sir. ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपने, पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होगा, तो ये अभी हमने देख लिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा अपन ने इंडक्टर का। अच्छा, इंडक्टर में करंट होता है तो उसमें एनर्जी भी स्टोर होती है। एनर्जी इंडक्टर में लिख लेते हैं फटाफट। किसी भी इंडक्टर में अगर करंट है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कितना होता है? L divided by dt होता है। वो करंट का बढ़ने का अपोजिशन देता है। मतलब कि करंट आपने सेटअप जब करा होगा तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि करंट के बढ़ने का अपोजिशन होता है।
है ना। तो आप अगर करंट को बढ़ाने की कोशिश करोगे, मान लो पहले करंट नहीं था और धीरे धीरे करके करंट बढ़ाकर तुमने किसी वैल्यू पर सेट करा, तो इस पूरी प्रोसेस में आपको अपोजिशन फील हुआ होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही बात ये? यस सर। ठीक है, तो लेट कि करंट शुरू में 0 था, है ना, लेट t इक्वल टू 0 और फाइनली करंट आई हो रहा है, ऐसा मान लीजिए करंट को धीरे धीरे बढ़ाकर 0 टू कैपिटल आई ले जा रहा है। किसी बीच की सिचुएशन है यहाँ पर अपन ने देखा, ये सिचुएशन में इतना ईएमएफ होगा अगर मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, मान लो इन dt टाइम करंट इज इंक्रीज तो i प्लस dt, करंट को i से i प्लस di करा है dt टाइम में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di बाय dt हुआ है, इसलिए इतना ईएमएफ आया होगा, है ना। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस टाइम कितना चार्ज फ्लो कराया होगा मैंने, चार्ज फ्लो इन दिस टाइम, कितना चार्ज फ्लो होगा, चार्ज को लिख सकता हूं मैं करंट इनटू टाइम। करंट को बहुत ज्यादा बदला नहीं है, कुछ स्मॉल अमाउंट से मैंने इंक्रीज करा है, तो करंट लगभग लगभग आई है, ऐसा मान रहा हूं मैं, करंट आई है लगभग लगभग, करंट तो वैसे आई से आई तक दिया हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है करंट, पर वो इंक्रीमेंट तो बहुत छोटा ही दिया एकदम, तो मैं मान के चल रहा हूँ लगभग लगभग करंट आई है, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ आई इनटू dt। अब चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, देखो इतना पोटेंशियल डिफरेंस था, तो वर्क करा होगा, तो छोटा सा वर्क है वो लिख सकता हूं मैं, चार्ज कितना मैंने फ्लो करवाया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, लिख सकते हैं ना अपन, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लो, ये हो जाएगा ना वर्क डन, छोटा सा वर्क डन जो मुझे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, चार्ज कितना फ्लो हुआ है मेरे पास आई dt, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था इंडक्टर में एरिया dt, तो मुझे जो काम करना पड़ेगा ये आया होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ऑफ कोर्स मेरा काम पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर में करंट जब बढ़ता है तो इंडक्टर उसका अपोज करती है, तो इंडक्टर ने अपोजिशन करा तो मुझे काम करना पड़ा होगा करंट बढ़ाने में, तो हमारा वर्क में पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो ये dt और dt कैंसिल हो रहा है, अगर इन्हें कैंसिल कर दिया जाए तो ये मेरे पास आना है i इंटू डी आई, ये एल था, एल आई डी आई, तो टोटल वर्क डन जो मुझे करना पड़ा होगा, छोटे छोटे वर्क डन का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एल आई डी आई का, और इसमें बदलाव किसका हो रहा है, चेंज किसका हो रहा है, स्मॉल आई का, कहाँ से का जीरो से कैपिटल आई, तो लिमिट में लगा दो तो ये आ रहा है हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर में हमने माना कि करंट को धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, तो करंट धीरे धीरे बढ़ाने में हमें काम करना पड़ रहा होगा, कितना काम करना पड़ा होगा वो मैंने देखा, छोटे सा करंट को इंक्रीज करने में, उस काम का मैंने इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क निकाल दिया, जो हमने वर्क करा होगा वही स्टोर हुआ होगा एनर्जी में, तो इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर हुई होगी, देख लो अच्छे से, किसी भी लॉजिक में कुछ भी समस्या, क्या फॉर्मूला याद रहेगा, हाफ एल आई स्क्वायर। सर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इन डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव होगा ना? पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फिर से बोलो, इन डायरेक्शन ऑफ करंट इंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव होगा ना वो, तो क्योंकि करंट बढ़ रहा है हाँ तो नेगेटिव साइन के साथ ही वैल्यू पुट करेंगे ना। नहीं, हम हमारा वर्क लिख रहे हैं ना बेटा, हमने क्या काम करा मैं लिख रहा हूँ, तो हमारा काम क्या होगा, हमने तो चार्ज फ्लो कराया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यस सर। इंडक्टर हमारा अपोजिशन कर रहा है, हमारा वर्क तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, ओके। है ना। ये मैंने डिस्कस क्या लिखा है, वर्क डन बाय अस, हमने क्या काम करा, इंडक्टर हमारे चार्ज फ्लो का अपोजिशन दे रहा है, तो इसलिए हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, हमारा Yes. वर्क फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर। तो और भी कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हो, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो लिख दिया था। अच्छा, सोलेनॉइड के लिए इंडक्टेंस की पड़ी थी ना अपन ने, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन ये आता है क्या,
यस देखो तो सर, जरा, Yes, sir. आ गया वैसे। Yes, sir. है ना। अच्छा तो ये मैं अगर ये सोलोनॉइड की बात कर रहा होता, मान लो सोलोनॉइड में बात कर रहा होता, तो एनर्जी इन सोलोनॉइड क्या लिखता अगर उसमें करंट आई है तो? बोलो आप, एल आई स्क्वायर। देखो तुम्हें एक काम करता हूँ, म्यू नॉट से डिवाइड भी कर देता हूँ, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब म्यू नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर आई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर एल, ऐसा हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, ये क्या है? उसका स्क्वायर है सर। Magnetic field का square. बी स्क्वायर, वही पाई आर स्क्वायर, ये क्या था? Volume. वॉल्यूम था ना, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का है और एल इसकी लेंथ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ वॉल्यूम है ना। Yes, sir. तो सोलोनॉइड की एनर्जी बाय वॉल्यूम कितना आ रहा है? तो कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है किसी स्पेस में, तो स्पेस की जब एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं ना, तो हमेशा ये आती है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। किसी भी स्पेस में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या छोटे से जगह पर फील्ड की वैल्यू बी है, तो उस छोटी सी जगह पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो यही आता है। ठीक है, ये मैंने सोलोनॉइड में निकाल के दिखाया आपको। तो एक तरह से एक केस में मैंने आपको वेरीफाई कराया है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू ये आ रहा है। In any space, if there is some magnetic field, then there is some energy stored in that space. और वो energy per unit volume मतलब energy density, that is 1/2 mu naught b square. तो ये फॉर्मूला आप याद रखना बच्चों, आपको एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे शायद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पढ़ी होगी। हाँ यस सर। Epsilon naught E square. हाँ, तो ये वही वही फॉर्मूला वैसे ही आ जाता है, सेम टाइप का आ जाता है, पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए अपन ने अपनी बारी। सर ये हर शेप के लिए है, मतलब सोलेनॉइड के अलावा भी वैलिड है? के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला तो सभी में आएगा, बस मैंने आपको वेरीफाई सोलोनॉइड में करा के बताया है ना, तो सब में यही आता है। ठीक है, यस सर। चलो तो अब ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी याद रखना। तो हमने सोलोनॉइड और उससे रिलेटेड चीजें, इंडक्टर और उससे सारी रिलेटेड चीजें देखी है। इसके बेस्ड ऑफ सर्किट्स वगैरह भी हमने बीच में देखे थे कुछ, तो आप इसका जो रेट है वो पूरी कर सकते हो। सर्किट को थोड़ा और आगे इलॉबरेट करते हैं बता। तो किसी इंडक्टर को भी सर्किट में लगा दे तो सर्किट में क्या होता है, अब ये चीज समझते हैं। तो नेक्स्ट चीज अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एलआर सर्किट। नेक्स्ट चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलआर सर्किट। क्या ये सब नोट हो चुका है आपका? 1 मिनट सर। इधर वाला तो नोट हो गया ना, दूसरी वाली में डाल। यस सर। सर आपकी वॉइस थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। जस्ट सेकंड। हाँ क्या बता रहे थे, मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है कि क्या है? अभी क्लियर है क्या? सर थोड़ी कम आ रही है और मतलब एकदम भर कर रही है। अच्छा थोड़ी कम आ रही है, ठीक है। पावर पे है सर पहला। हाँ, क्या है? बताओ ना क्या है क्वेश्चन। सर 2 कॉइल्स ले लिए और उनके सेल्फ इंडक्टेंस दे दिए हैं हाँ और फिर करंट कांस्टेंट रेट से बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ तो किसी इंस्टेंट में उनका पावर इक्वल है, रेट ऑफ अच्छा चेंज पावर का। हाँ। तो सर वो पूछा है कि रेशियो पूछे आई वी और डब्ल्यू अच्छा का। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो डी dt ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर, एनर्जी ऑफ इंडक्टर होती है हाफ एल आई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ इनटू कांस्टेंट आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2i इनटू di बाय dt। तो आपको दिया हुआ है एल आई इनटू di बाय dt, दोनों के लिए सेम, दोनों की पावर सेम, तो एल आई इनटू di बाय dt सेम है। अब इससे दिमाग लगाना और निकालना आगे की चीजें। यस सर। Yes, sir. तो
तो करना आप क्वेश्चंस वगैरह करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हटा रहा हूं मैं। अच्छा, जो आप में से इंदौर का है, कोई है क्या इंदौर के स्टूडेंट्स आप में से? जो इंदौर के हैं वो हमारे सबके डाउट टाइम धीरे धीरे लग रहे हैं ऑफिस में, तो आप डाउट वाउट पूछना हो तो वहां पे भी आ सकते हो ऑफिस में, है ना। पलाश के सेंटर पे जैसे मैं रहता हूँ नॉर्मली शाम के समय, तो आप जब आना हो तो पूछ के आ सकते हो, डाउट टाइम पूछ लो, ठीक है। चलिए, अब अपन पढ़ने वाले थे LR सर्किट। LR सर्किट में सबसे सिंपल जो सर्किट होता है क्या ले सकते हो आप? सबसे सिंपल केस क्या ले सकते हैं LR सर्किट का? सर एक इंडक्टर और प्लेन और उतार। हाँ एक इंडक्टर एक रेजिस्टेंस। हाँ, और एक बैटरी भी लगा दो वरना करंट कैसे आएगा उनमें। यस सर। तो एक रजिस्टर या एक इंडक्टर ली, इंडक्टर को ऐसे शो करते हैं अपन, और ये सर्किट में जोड़ दिए मैंने एक बैटरी के साथ। तो आप सब तो आरसी सर्किट पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात है ये सॉल्व करना। 30 किलो सर्किट को स्विच ऑन करा मैंने, मान लेते हैं कि किसी समय पे सर्किट में कुछ करंट आ गया था, मान लेते हैं किसी समय में सर्किट में कुछ करंट आ गया था, ये हमारा सॉरी ये इंडक्टर थी, ये इंडक्टर, ये रेजिस्टर, ये सेल, मान लेते हैं किसी समय पे सर्किट में करंट आ चुका आई। तो जरा इसमें किरचॉफ से लगा है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अपन ई, रजिस्टर में लिखेंगे तो माइनस आई आर, तो इंडक्टर में लिखेंगे माइनस एल डी आर बाई डी। इंडक्टर में ये मान के चलो कि करंट बढ़ता है, तो इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में जाओगे माइनस एल डी आर बाई डी। तो आप देखो यहाँ से मेरे पास ये डी आई बाई डी को उधर लेता हूँ, तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो रहा है ई माइनस आई आर। So you are getting a differential equation. You are getting a differential equation. आप इसको लिख सकते हो एल डी आई अपॉन में ई माइनस आई को इधर नीचे लेके आ जाओ, दोनों जाएगा डी टी, दोनों साइड का जो इंटीग्रेशन टी 0 पर सर्किट स्विच ऑन करा था, तो शुरू में तो करंट 0 रहा होगा, बाद में किसी समय टी का जो करंट है उसको मान लेते अपन आई आया था, जो मान लिया मैंने यहाँ लिमिट लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दो, एल को कांस्टेंट है बाहर बना, अब इसका इंटीग्रेशन मुझे लगता है आपको आता होगा। Yes, sir. ln e minus IR upon अपॉन minus I. माइनस आर। Yes, sir. I के रिस्पेक्ट में क्या? Yes, sir. हाँ, 0 से t इधर लिमिट लगा देना और इधर से लिमिट लगाना प्रॉपर्ली 0 से i। चलो, तो ये l बाय r जो माइनस साइन के साथ है उसको उधर ले जाता हूँ, यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, log m माइनस log n, log ऑफ e माइनस आई आर माइनस log ऑफ 0 लिखेंगे तो e आ जाएगा, उधर आ जाएगा माइनस r बाय l इंटू टी, log m माइनस log n log m बाय n कर देते हैं तो e माइनस आई आर बाय e, या क्या एल में एक काम करते हैं उधर e की पावर में लिख देते हैं, e की पावर माइनस आर टी बाय, तो थोड़ा सा और अरेंज करो, i की वैल्यू आने वाली e बाय r 1 माइनस की पावर माइनस आर टी बाय, या इसको t अपॉन l बाय r लिख देता हूँ, t के अपॉन में मैंने l बाय r कर दिया। ये e बाय r को अगर i नॉट जैसा लिख दो और ये l बाय r को टाउ लिख दो, तो ये क्या है? जानी पहचानी चीज आ रही है क्या? ज्यादा समय नहीं हुआ आरसी सर्किट पड़ेगा आपको, बताओ कुछ जानी पहचानी चीज है ये? यस क्या 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 है, क्या पढ़ा था अपन ने, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल सही, जब आरसी सर्किट में कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर के चार्ज की भी ऐसी इक्वेशन आती है, यहाँ पे करंट की आ गई वैसी इक्वेशन, ठीक है। तो पूरी कहानी दोहरा रही है अपने आप को, यहाँ पे करंट की सेम इक्वेशन आ गई है जैसे वहां पे चार्ज की इक्वेशन आती थी, तो ग्राफ भी वैसे बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, करंट धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अनंत समय पर मैक्सिमम हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम बाद मैक्सिमम हो जाता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखना चाहिए। सर डिस्चार्जिंग ना, चार्जिंग बेटा, चार्जिंग कैपेसिटर जब चार्ज होता था तो उसकी इक्वेशन आती थी q = q नॉट * 1 - e पावर माइनस t बेटा, डिस्चार्जिंग यस चार्जिंग। सर यस सर यस सर। यहाँ मैक्सिमम करंट आ रहा है e बाय r, फिर एक समय दिखा रहा है टाउ,
एल बाय आर टाउ रखोगे तो करंट हो जाएगा 63% ऑफ ई बाय आर। कैसे? जब ये t को टाउ रख दो, t इक्वल टू टाउ रख दो तो यहाँ पे बनेगा e की पावर -1, e की पावर -1 होता है 0.37, यहाँ 0.37 तो 1 - 0.37 मतलब 63% है। t इक्वल टू टाउ मतलब l बाय r I नॉट into 1 - e की पावर माइनस टाउ बाय टाउ, टाउ बाय 1 हो गया, I नॉट 1 - e की पावर -1, e की पावर -1 क्या होता है 0.37 रखो 0.63 I नॉट मतलब 50% ऑफ मैक्सिमम करंट। पूरा कॉपी पेस्ट चल रहा है, वहां पर 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यहाँ पर 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। आ रहा है वो समझ में? यस सर। आधा होने का सब पूछ सकते हैं, तो आधा होने का समय आता है टाउ लेंथ। जब टाइम को टाउ लेंथ डालोगे ना उस समय करंट आधा है, मैक्सिमम करंट का आधा होता है। समझे? चलो, तो ये अपने इसमें करंट की इक्वेशन निकाली अभी। तो अब मैं आपसे बहुत सारी चीज पूछ सकता हूँ उसमें। मैं पूछ सकता हूँ इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन निकालो, रेजिस्टर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन निकालो, है ना, इंडक्टर में एनर्जी की इक्वेशन निकालो। तो सब आप कर सकते हो, मतलब कुछ आपके लिए बचा नहीं है ज्यादा टफ। आई पता चल गया तो इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगी। समझे? समझिए क्या निकाल सकते हो क्या? यस सर। यस सर। तो मैंने क्योंकि आरसी सर्किट में पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने काफी चीजें बता दी थी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपको आता है, तो ये भी चीज कर लोगे। तो एक बार आप है ना इसके अब सीधे सीधे क्वेश्चन लगाना चालू करना, सब कॉन्सेप्ट वही है। इक्वेशन वैसी बन रही है तो सारे कॉन्सेप्ट भी वही आते हैं। ठीक है? तो जब मैंने एलआर सर्किट का तो केस वही देखा है बस, जिसमें मैंने एक इंडक्टर, एक बैटरी, एक रजिस्टर लगाया। अच्छा बताओ, मैंने आरसी सर्किट में जब मैंने बैटरी ज्यादा कर दी थी, रजिस्टर ज्यादा कर दी थी, तो क्या करवाया था वहां पे? क्या करते थे वहां पे अपन आरसी सर्किट में? 0 वोल्ट की बैटरी कंसीडर करते थे सर। हाँ, मतलब कि भाई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो बैटरी का और कैपेसिटर के अक्रॉस एक ही बैटरी लेके आ जाओ, ऐसा कोशिश होती थी अपनी। यस सर, ना? सर्किट सिंप्लीफाई करते थे। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे अपन, सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे और इंडक्टर के अक्रॉस एक ही सेल लेके आ जाएंगे। तो एक ही बैटरी एक ही सेल बनाने वाला जो लॉजिक था ना वहाँ पे कैपेसिटर में पढ़ा था, वो लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर भी आप ऐसे टफ क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है? चलो, यस सर। हाँ, तो वो सब क्वेश्चन अपन देखते हैं। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ। ये अपन ने अभी देखा केस 1, इंडक्टर में करंट यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट पहले 0 था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको कई बार है ना ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट भी बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट, कि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है? अगर एक करंट कैरिंग इंडक्टर, एक इंडक्टर जिसमें ऑलरेडी करंट है, एक ऐसी इंडक्टर जिसमें करंट है, उसको मैंने रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया, बैटरी नहीं लगा। रजिस्टर और इंडक्टर में दो ही चीज है, और इंडक्टर में पहले करंट था, ऐसी इंडक्टर लगा दिया, तो उस केस में क्या होता है, करंट धीरे धीरे डीके होता है, घटता है। तो वो वाला केस देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं डीके ऑफ करंट। केस 2 पे आ गए अपन, डीके ऑफ करंट। तो इसके लिए क्या होता है, सर्किट में यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। वो इंडक्टर है और यहाँ पर स्विच है मेरे पास, जो पहले बैटरी से जुड़ा हुआ था, और इसको मैं इधर शिफ्ट करने वाला हूँ। ठीक है? तो जो स्विच यहाँ जुड़ा हुआ है ना, इसको मैं इधर शिफ्ट करने वाला हूँ। जब यहाँ जुड़ा रहेगा तो बैटरी की वजह से देखो इसमें करंट आएगा, इंडक्टर में करंट आएगा ना बैटरी की वजह से। दिख रहा है क्या आपको? यस सेल लगाया, रजिस्टर लगाया, तो अभी मैंने पढ़ा ना, सेल रजिस्टर दो तो इंडक्टर में, तो उसमें करंट आ जाता है। वो जो फंक्शन ऑफ टाइम में निकाला था आपने तो करंट। ठीक है? और ये देखो, एक करंट इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो जाएगा, देखो वहाँ इनफाइनाइट टाइम तक करंट क्या होगा, ई बाय आर। यस सर। जो बैटरी का ईएमएफ जो रजिस्टर है ई बाय आर, इतना करंट इसमें से आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है? चलो, अब ये सर्किट अपने बहुत देर से लगा के रखा, फिर क्या करा, अचानक से स्विच को उधर शिफ्ट कर दिया।
स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 शिफ्ट कर दिया अचानक से। जिस समय शिफ्ट करा उससे पहले की चीजें अब कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। अपन ने जब शिफ्ट करा वो t इक्वल टू 0, जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वो t इक्वल टू 0, ठीक है, उसको मैंने मेरा 0 टाइम बोल दिया। तो शिफ्ट करने के बाद क्या होगा मुझे ये पूछना है। अब मुझसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि शिफ्ट करने के बाद करंट वरंट या जो भी चीज पूछी जाए वो बताओ, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। सर्किट में स्विच शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, तो सर्किट बनाता हूं सबसे पहले तो मैं। देखो जो स्विच है वहां शिफ्ट कर चुका हूं मैं। बताओ इस बैटरी से अब कुछ करंट आ सकता है क्या? बोलो। नो तो सर नहीं आ सकता। तो ये तो कोई काम की नहीं देंगे, इसको तो भूल जाओ, ये है ही नहीं है, एक ही बात है। इससे कोई करंट वरंट नहीं आ रहा तो है या नहीं है एक ही बात है। लूप तो यही वाला कंप्लीट है, बस केवल यही एक लूप है। अच्छा, फिर जब शिफ्ट करा उससे पहले इसमें कुछ करंट था, तो मान लेते हैं यहाँ पे करंट था आई नॉट, शुरू वाला करंट आई नॉट था, ठीक है। अब स्विच शिफ्ट करने का मुझे नहीं पता करंट कितना होगा, हो सकता है बदल जाए। तो अब करंट में बदला हुआ मान लेता हूँ आई है। किसी टाइम टी पे देखा मैंने, मान लीजिए करंट आई है, ये रेजिस्टर आर था, इसको आर दे दिया, इंडक्टर को एल दे दिया। इस सर्किट में किरचॉफ लॉ तो लगा ही सकते हैं अपन, हमेशा किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं। बताओ किरचॉफ लॉ लगा के क्या इक्वेशन आएगी, बोलो, लगाओ किरचॉफ लॉ। बताओ किरचॉफ लॉ लगा के क्या आएगी इक्वेशन। आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन क्या आएगी, किसी और से नहीं पूछा है मैंने। minus IR minus LdI/dt. वेरी गुड। रजिस्टर में चलते हैं तो माइनस आई आर, फिर इंडक्टर में करंट के डायरेक्शन में माइनस एल दिया, बहुत बढ़िया। तो माइनस आई आर माइनस एल दिया इक्वल टू 0। सबको क्लियर, यही आएगी ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पहले से बताओ, मुझे बताया क्यों नहीं था आपने, क्यों नहीं बता रहे थे मुझे आप? एक ही बच्चे ने रिप्लाई दिया, वो भी इतना बोलने पे। आपको इक्वेशन लगाते आने नहीं थी? आती है सर। हाँ आपने तो बताई थी ना, आपको तो आती है, बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे उनको थे? कर लिया था सर, और आगे भी कर रहे थे। ये एलिमेंट को उधर ले चलते हैं, या आई आर को उधर ले जाते हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी कोई हो जाएगा उधर के आई आर। आई आई एक तरफ लेके आ जाते हैं, ये एल उधर ले जाता हूँ मैं, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे डी आई अपॉन आई, आई डिनोमिनेटर में आया, और डी टी वी ऊपर ले जाओ, आर माइनस हो गई एल उधर और डी टी। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फिर कर लो इसको इंटीग्रेट। समय t बराबर 0 पे आप देखिए करंट आई नॉट था इंडक्टर में, 0 पे करंट आई नॉट था, और अब किसी समय t पर आपने करंट को i माना है, तो ये लिमिट लगा लो उसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे di बाय i, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln i। यस सर। लिमिट लगाना चाहिए हमेशा, इसमें i नॉट का i उधर माइनस r माइनस कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t आएगा, और इसका लिमिट लगा लो 0 से t, ठीक है। यहाँ पे अगर लिमिट पुट कर दे, लॉग ऑफ पहले अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट, उधर माइनस आर बार एल इंटू टी, लॉग एन माइनस लॉग एन बाय एन होता है, तो आई बार आई नॉट उधर टी को हम कन्वर्ट कर लिया, माइनस आर बार इंटू टी, तो आई नॉट उधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई इक्वल टू आई नॉट की पावर माइनस आर टी बाय एल, तो मैं टी अपॉन एल बाय आर लिख सकता हूँ। ये आ गई इक्वेशन। देखो जरा ध्यान से इस इक्वेशन को, देखो जरा ध्यान से इस इक्वेशन को। Discharging of capacitor. बिल्कुल सही, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बिल्कुल सही, वेरी गुड।
डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो वहां पे चार्ज की इक्वेशन ऐसे आती है, जैसे इंडक्टर में यहाँ पे वही इक्वेशन बन रही है जैसे कैपेसिटर की चार्ज की इक्वेशन होती है। इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर की चार्ज की इक्वेशन सिमिलर काइंड ऑफ बनती है, क्योंकि सिमिलर इक्वेशन आ गई। तो इसका तो ग्राफ भी शायद आपको याद हो, है ना, अगर आपने रिवाइज करा हो, आपको पढ़ा हो तो याद होगा आपको। तो उसका ग्राफ बना सकते हो, और भी जो भी चीजें पूछी जाए फिर सर्किट को बता सकते हो, कितने समय में करंट क्या हो गया, टाउ टाइम पे क्या होगा, 37% करंट बचेगा, वो सारी कहानी रिपीट कर सकते हो, है ना। चलो, तो अपने बेसिकली एलआर सर्किट में, हाँ बोलो, हमने बेसिकली एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट, डीके ऑफ करंट सर्किट दोनों देख लिए। अब इसमें से कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे अपन, और फिर वो स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चन, वो वाली चीजें भी यहाँ पर भी होगी जैसा कैपेसिटर में था। तो वो सब चीजों अपनी बची है, वो सब अपन चलो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टाइम भी हो गया, तो अपन लिखते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास का अपन करेंगे एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन आप वो पढ़ने वाले अपन, ये बता दिया मैंने। म्यूचुअल इंडक्शन वो पढ़ने वाले, ये बता दिया मैंने आपको। तो ये सारी चीजें अपन कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्लली मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा इसकी जो बची हुई थोड़ी ज्यादा नहीं है तो वो पूरी हो जाएगी, है ना। मोस्ट प्रॉब्लली इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को। गुड। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स करा दूं आपको, चलेगा? यस सर।